नमस्कार। एन भारत में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं रिया तोमर। चलिए करते हैं यूपी बुलेटिन की शुरुआत। उत्तर प्रदेश के कैबिनेट मंत्रियों का 1 फरवरी को अयोध्या के राम मंदिर का प्रस्तावित दौरा स्थगित कर दिया गया है। सरकार ने बताया कि इस संबंध में 10 फरवरी के बाद फैसला किया जाएगा। यात्रा को स्थगित करने का निर्णय इस तथ्य को ध्यान में रखते हुए लिया गया है कि अयोध्या पहुंचने वाले भक्तों की संख्या में वृद्धि के कारण ऐसी सभी वीआईपी यात्राओं को कुछ समय के लिए रोक दिया गया है। मिली जानकारी के मुताबिक अब तक जब मार्ग खुल जाएं और मौसम में सुधार हुआ है तो उम्मीद जताई जा रही है कि अगले कुछ दिनों में अयोध्या आने वाले भक्तों की संख्या तेजी से बढ़ेगी। ये सुनिश्चित करने के लिए कि आम जनता को किसी भी तरह की असुविधा ना हो, जिसके लिए सरकार ने वीआईपी यात्राओं को अलग रखने का फैसला किया है। वास्तव में वीआईपी से उनकी अयोध्या यात्रा के बारे में कम से कम 1 सप्ताह पहले यूपी सरकार को सूचित करने की अपील की गई है। मंगलवार तक ऐसी कोई सूचना नहीं मिली थी और इसलिए ये संभावना नहीं थी कि कोई भी बड़ा वीआईपी आएगा और 1 सप्ताह के लिए यात्रा का आयोजन किया जाएगा। 2 फरवरी से यूपी विधानमंडल का बजट शुरू होने वाला है। योगी सरकार 5 फरवरी को यूपी कैबिनेट का बजट पेश कर सकती है। इस बार योगी सरकार 75,000 करोड़ से अधिक का बजट ला रही है। आपको बता दें कि पिछली बार सरकार ने 6.90 लाख करोड़ का बजट पेश किया था। बजट पेश करने से पहले कार्य मंत्रणा और सर्वदलीय बैठक होगी, जिसमें तमाम दल के नेता मौजूद होंगे। साथ ही अंदेशा लगाया जा रहा है कि इस बार का बजट लोक लुभावन वादों पर होगा, जिसमें कई अहम मुद्दों को लेकर बजट पेश किया जाएगा। बता दें कि कल संसद में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण बजट पेश करेंगी, जिसके बाद यूपी कैबिनेट भी अपना वित्त बजट पेश करेगा। इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने मथुरा में शाही ईदगाह मस्जिद को हटाने की मांग वाली याचिका विचार योग्य है या नहीं की सुनवाई के लिए 22 फरवरी की तिथि तय की है। याचिका में दावा किया गया है कि शाही ईदगाह मस्जिद का निर्माण कटरा केशव देव मंदिर की 13.37 एकड़ भूमि पर किया गया है। न्यायमूर्ति मयंक कुमार जैन ने कहा कि याचिका विचार योग्य नहीं है। इसके संबंध में अदालत अगली तिथि पर सुनवाई करेगी। वरिष्ठ अधिवक्ता मनीष गोयल ने मामले की सुनवाई शुरू होने पर कहा कि चूंकि ये याचिकाएं भगवान द्वारा अपने मित्र की ओर से दायर की गई हैं, इसलिए याचिकाओं में टकराव से बचने के लिए अदालत को एक साझा अभिभावक की नियुक्ति करनी चाहिए। एक साझा अभिभावक की अनुपस्थिति में मुकदमा अनंत तक चलता रहेगा। वरिष्ठ अधिवक्ता के इस सुझाव का कुछ याचिकाकर्ताओं के वकीलों ने ये कहते हुए विरोध किया कि उन्होंने अलग अलग मुकदमे दायर किए हैं और वे स्वयं ये मुकदमे लड़ेंगे। वकीलों की दलीलें सुनने के बाद अदालत ने कहा कि रिकॉर्ड पर गौर करने से पता चलता है कि याचिका को खारिज करने के लिए अर्जी लंबित है। उल्लेखनीय है कि 14 दिसंबर 2023 को इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने मथुरा में श्री कृष्ण जन्मभूमि मंदिर में सटे शाही ईदगाह मस्जिद परिसर का अदालत की निगरानी में सर्वेक्षण के लिए अधिवक्ता आयोग के गठन की मांग वाली अर्जी स्वीकार कर ली थी। इससे पूर्व अदालत ने मथुरा के श्री कृष्ण जन्मभूमि शाही ईदगाह मस्जिद विवाद से जुड़ी 15 याचिकाओं को समेकित करने का निर्देश दिया था, क्योंकि ये सभी समान प्रकृति की हैं। एडीजी लॉ एंड ऑर्डर के पोस्ट पर कार्यरत प्रशांत कुमार को उत्तर प्रदेश सरकार ने कार्यवाहक डीजीपी नियुक्त किया है। दरअसल मौजूद कार्यवाहक डीजीपी विजय कुमार 31 जनवरी यानी आज सेवानिवृत्त हो रहे हैं। अभी तक इस डीजीपी की चयन प्रक्रिया नहीं हुई है। इस वजह से एक बार फिर कार्यवाहक डीजीपी की नियुक्ति की गई है। आपको बता दें कि प्रशांत कुमार 1990 के आईपीएस अधिकारी हैं। प्रशांत कुमार को सीएम योगी आदित्यनाथ का बेहद भरोसेमंद अधिकारी माना जाता है। प्रशांत कुमार मूल रूप से बिहार के रहने वाले हैं। यूपी के तेज तर्रार आईपीएस अफसरों में से एक प्रशांत 300 से अधिक एनकाउंटर में शामिल रहे हैं। अपनी बहादुरी के लिए प्रशांत कुमार को 3 बार पुलिस पदक मिल चुका है। इसके अलावा राष्ट्रपति से वीरता का पुरस्कार भी उन्हें मिल चुका है। प्रशांत कुमार बिहार सिवान के हथौड़ी गांव के रहने वाले हैं। इनकी प्रारंभिक शिक्षा सिवान से ही हुई है। वह लोगों के बीच सिंघम के नाम से जाने जाते हैं। अमेठी में निशा अनंत ने नए जिलाधिकारी के तौर पर पद संभाल लिया है। साथ ही उन्होंने जिला कोषागार का कार्यभार भी ग्रहण कर लिया है। कार्यभार ग्रहण करने के बाद डीएम ने अधिकारियों से परिचय किया। इस दौरान सीडीओ, एडीएम, वित्त और राजस्व सहित तमाम अधिकारी मौजूद रहे। आपको बता दें कि निशा अनंत वर्ष 2015 बैच की आईएएस अधिकारी हैं, जो अब अमेठी में डीएम पद पर नियुक्त हुई हैं।
खबर यूपी के बलिया से है, जहां एक बड़ा खेला मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह के नाम पर हो गया है। अखिल भारतीय विकलांग वृद्धा विधवा सेवा समिति का प्रदेश अध्यक्ष रोशन सिंह चंदन ने 25 जनवरी को मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना कार्यक्रम में फर्जीवाड़ा के आरोप लगाए हैं। रोशन सिंह ने कहा है कि सामूहिक विवाह में लगभग 90% से अधिक फर्जीवाड़ा कार्य हुआ है। इस फर्जीवाड़े का जब उजागर हुआ तो स्थानीय प्रशासन द्वारा 30 सदस्य कमेटी बनाई गई। उस सदस्य कमेटी में जो समाज कल्याण विभाग चोर है, इस समाज कल्याण के अधिकारी को नामांकित कर दिया गया, जो कि ये बेहद निंदनीय और शर्मनाक है। इस दौरान उन्होंने कहा कि वो मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री को इस प्रकरण की विधिवत चिट्ठी लिखकर जांच करने की मांग करेंगे। अभी वर्तमान में माननीय मुख्यमंत्री से इसकी न्यायिक जांच की मांग करते हैं और तत्काल जो भी अधिकारी इसके दोषी हैं उसको दंडित किया जाए। 4 दिन पूर्व विकासखंड मनियर में हुए सामूहिक विवाह कार्यक्रम में कुछ शिकायतें प्राप्त हुई थी। तत्काल उसका संज्ञान लिया गया और उसमें टीम गठित करके जांच कराई गई। अभी तक लाभार्थियों को धनराशि वितरित नहीं की गई थी और जांच में जो लोग दोषी पाए गए हैं, एडीओ समाज कल्याण सहित 9 लोगों के विरुद्ध एफआईआर दर्ज करा दी गई है। अन्य जो दोषी पाए जाएंगे उनके खिलाफ भी कार्रवाई की जाएगी। एडीओ समाज कल्याण के विरुद्ध कार्रवाई हेतु पत्र भी प्रेषित किया जा चुका है। मैं रोशन सिंह चंदन, अखिल भारतीय गौरक्षा महासंघ का प्रदेश अध्यक्ष और अखिल भारतीय विकलांग वृद्धा विधवा सेवा समिति का प्रदेश अध्यक्ष हूँ। उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना का कार्यक्रम चल रहा है। इसी के अंतर्गत बलिया जनपद में मनियर ब्लॉक के अंतर्गत मनियर इंटर कॉलेज में 25 जनवरी को जो मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना का कार्यक्रम हुआ, जिसमें जनप्रतिनिधि और अधिकारीगण भी मौजूद थे, उसमें लगभग 90% से अधिक फर्जीवाड़ा कार्य हुआ है। उस फर्जीवाड़ा का जब उजागर हुआ तो स्थानीय प्रशासन द्वारा 3 सदस्यीय कमेटी बनाई गई। उस सदस्य कमेटी में जो विभाग चोर है, समाज कल्याण विभाग, उसी समाज कल्याण विभाग के अधिकारी को नामित कर दिया गया, जो कि यह बेहद ही निंदनीय और शर्मनाक है। मैं चूँकि वर्तमान में प्रदेश से बाहर हूँ, मैं आते ही माननीय मुख्यमंत्री जी और प्रधानमंत्री जी को इस प्रकरण की विधिवत चिट्ठी लिखकर जांच कराने की मांग करूँगा। अभी मैं वर्तमान में माननीय मुख्यमंत्री जी से इसकी न्यायिक जांच की मांग करता हूँ और तत्काल जो भी अधिकारी इसके दोषी हों उसको जो है दंडित किया जाए। सिद्धार्थनगर जिले के डुमरियागंज विकास खंड के सैकड़ों गांव के पंचायत सहायकों ने डुमरियागंज तहसील और ब्लॉक का घेराव किया। इस दौरान उन्होंने अपनी मांगों को लेकर एसडीएम को ज्ञापन भी सौंपा। पंचायत सहायकों का कहना है कि उनकी नियुक्ति पंचायत सहायक ऑपरेटर के लिए हुई थी, जिससे उन्हें पंचायत भवन में बैठकर काम करना था, लेकिन अब हमारी ड्यूटी ई क्रॉप के लिए लगाई जा रही है, जिससे अब उन्हें खेतों में जाकर सर्वे करना होगा, जिसकी उन्हें इस बारे में कोई जानकारी नहीं दी गई। उनकी सरकार से मांग है कि जो इस काम को पहले कर रहे थे वही इस काम को पूरा करें। सर, आज पंचायत सहायक जो है सैकड़ों की संख्या में आए थे, आपको एप्लीकेशन दिया, क्या मामला था? मामला है कि तहसील से उनकी ड्यूटी क्रॉप सर्वे में लगाई गई है, यहाँ डुमरियागंज ब्लॉक का। तो उनका कहना है कि दूर दूर लगा दिया गया है, हमारी ग्राम पंचायत स्तर की ड्यूटी है और जॉब चार्ट में उनके ये है कि ग्राम पंचायत स्तर पे काम लिया जाए। इसी चीज़ को लेके वो विरोध कर रहे थे और ज्ञापन उन्होंने दिया है, एसडीएम महोदय को भेज दिया जाएगा। क्या नाम है आपका? मेरा नाम मोहम्मद वसीम है। मैं ग्राम पंचायत चौकनिया का पंचायत सहायक हूँ, विकासखंड डुमरियागंज, जनपद सिद्धार्थनगर। आज आप लोग यहाँ आए हैं एसडीएम साहब के पास में, क्या मामला है? हम लोगों का मामला ये है कि हम लोगों की नियुक्ति सरकार ने जो शासन स्तर से की है वो ग्राम पंचायत में कार्य करने के लिए की है, अन्य ग्राम पंचायत में बिल्कुल भी काम करने के लिए नहीं की गई है। और हम लोगों को ड्यूटी क्रॉप सर्वे में लगाया गया है, जो कि ना हमारे विभाग का कार्य है और जबरन हम लोगों का कार्य करने के लिए जब फोर्स किया जा रहा है, हम लोग इसका बहिष्कार मतलब नहीं करना चाहते हैं। इसके लिए ज्ञापन दिया है साहब को। क्यों नहीं करना चाह रहे आप लोग? क्योंकि हमारे जो मतलब जॉब चार्ट है उसमें लिखा है कि पंचायत सहायकों को और कई मतलब शासनादेश भी जारी हुए हैं
जो हम मतलब लेटर में जो ज्ञापन है उसमें मेंशन कर दिए हैं कि पंचायत सहायक से अन्य विभाग में कार्य न करवाया जाए, ना अन्य ग्राम पंचायत में। पंचायत सहायक की मतलब पंचायत सहायकों को पंचायत भवन में ही और डाटा एंट्री ऑपरेटर का काम करवाया जाए और उन्हीं के ही ग्राम पंचायत में कार्य कराया जाए। ड्यूटी कहाँ से लगाई गई है? ड्यूटी तहसील एसडीएम साहब के यहाँ से लगाई गई है, उप जिला अधिकारी महोदय के पत्र से। क्या चाहते हैं आप लोग? हम लोग चाहते हैं कि हम लोगों को नाम वापस ले एसडीएम साहब ले लें और हम लोगों को ये कार्य नहीं करना है। क्या नाम है आपका? ऋतु पांडे, ग्राम पंचायत अगेन। ऋतु, आप लोग यहाँ आए हो एसडीएम साहब के यहाँ, क्या मामला है? मामला ये है कि हमें जबरदस्ती हमसे खेतों का काम करवाया जा रहा है। हमारी जो नियुक्ति हुई थी वो पंचायत सहायक ऑपरेटरिंग के लिए नियुक्ति हुई थी। हमें गांव में पंचायत भवन में बैठ के कंप्यूटर पे सारी डिटेल्स हमें फिल करनी थी, जो हमारे गांव के लिए वो था। अभी हमारी ड्यूटी लगाई जा रही है ई क्रॉप के लिए, वहाँ जाके हमें खेत में सर्वे करना है। तो क्या चाहते हैं आप लोग? हम लोग चाहते हैं कि हमसे ये काम ना करवाया जाए, जो इस काम को पहले करे थे वही इस काम को करें। अगर काम दिया गया सरकार को तो क्या दिक्कत है आप लोगों को? हम खेत में जा के सर्वे, हमें इस बारे में जानकारी ही नहीं है। हम ना हेक्टेयर के बारे में जानते हैं, रकबा पता नहीं क्या होता है, हमें इन सब की नॉलेज है ही नहीं। हमें जबरदस्ती इसमें घुसाया जा रहा है। कुशीनगर के खड्डा थाना क्षेत्र के सिसवा के गोपाल गांव में देर रात असामाजिक तत्वों द्वारा डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की मूर्ति को तोड़ने का मामला सामने आया है। घटना का पता चलते ही बड़ी संख्या में ग्रामीण इकट्ठा हो गए। वहीं मामले की सूचना मिलते ही मौके पर पहुंची पुलिस ने असामाजिक तत्वों के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया और तफ्तीश शुरू कर दी है। वहीं मूर्ति तोड़ने को लेकर ग्रामीणों में भारी रोष है। ग्रामीणों का कहना है कि जब तक आरोपी पकड़े नहीं जाते वो शांत नहीं बैठेंगे। हाँ, ये क्या हुआ है, क्या मामला है? मामला यह है कि रात में यहाँ 12 बजे बोलेरो खड़ा था। बोलेरो वाले पर शक है कि वही ये बाबा साहब शीशों गोपाल का ये मैटर है, ग्राम शीशों गोपाल, उन्हीं लोग पे शक है कि वही लोग तोड़े हैं। मूर्ति तोड़ दिए हैं। कहाँ से तोड़े हैं? अंगुली तोड़े हैं, जो अंगुली है वही तोड़ दिए हैं। वो नीचे गिरा दिए, मार कर ईंट से पत्थर से मार कर उसको तोड़ दिए हैं। कितने साल पुरानी है? ये लगभग हो गया 8 साल हो गया। क्या नाम है आपका? अखिलेश। इन दिनों यातायात जागरूकता अभियान जोर शोर से चल रहा है, लेकिन सरकार के कुछ नुमाइंदे सरकार के नियमों की धज्जियां उड़ाने में लगे हैं। ताजा मामला सिद्धार्थ नगर के आदर्श नगर पंचायत डुमरियागंज से सामने आया है, जहां साफ सफाई के कार्यों में लगी गाड़ियां बिना नंबर प्लेट के चल रही हैं। इस पर ट्रैफिक पुलिस और परिवहन विभाग कोई कार्यवाही नहीं कर रहा है। आपको बता दें कि आदर्श नगर में सैकड़ों की संख्या में सफाई की गाड़ियां हैं जो बिना नंबर प्लेट के चल रही हैं, लेकिन स्थानीय प्रशासन है कि मूक दर्शक बना हुआ है। बहुमंजिला होटल गेस्ट हाउस को लेकर शासन ने फायर सिस्टम लगाकर फायर एनओसी जारी करने के सख्त निर्देश दिए हैं। वर्षों बीत जाने के बाद भी यूपी के हमीरपुर जिले में चल रहे गेस्ट और होटलों ने अभी तक फायर एनओसी नहीं ली है। अगर बात करें दमकल विभाग की तो विभाग में केवल 6 गेस्ट हाउस और होटल के पास एनओसी हैं, जबकि आधा दर्जन गेस्ट हाउस और होटल बिना फायर एनओसी के चल रहे हैं। फायर सिस्टम और एनओसी ना होने से किसी भी दिन बहुत मंजिला बिल्डिंग में बड़ा हादसा हो सकता है। दमकल विभाग के अधिकारी का कहना है कि जिन होटल और गेस्ट हाउस के पास फायर की एनओसी नहीं है, एक लेटर जारी कर मानक के अनुसार फायर सिस्टम लगाकर दमकल विभाग द्वारा एनओसी जारी करने के निर्देश दिए गए हैं। वहीं अगर बात करें तो पिछले 1 दशक से ये होटल और गेस्ट हाउस शहर मुख्यालय में चल रहे हैं, जिन पर आज तक ना तो कोई कार्रवाई हुई है और ना ही फायर एनओसी जारी की गई है। यहाँ पे बिना एनओसी फायर फाइट सिस्टम लगाया गया, क्या कार्रवाई की जा रही है उनमें? जिन होटलों के होटल भवनों का एनओसी नहीं हुआ है उनको हमारे स्तर से एक पत्र जारी किया गया है, जिसमें उनको अपना एनओसी करवा लेने और जो व्यवस्थाएं होनी चाहिए उनको यथाशीघ्र स्थापित कराने हेतु निर्देशित किया जा चुका है। जिले में कितने होटल हैं जो एनओसी लेकर कार्य कर रहे हैं? जिले में 4 या 5 होटल ऐसे हैं जिनके पास एनओसी है और व्यवस्थाएं जो होना चाहिए वो वर्किंग कंडीशन में उनकी पाई गई है। फर्रुखाबाद में सड़क हादसे के मामले लगातार बढ़ते ही जा रहे हैं। ताजा मामला
कायमगंज कोतवाली के टेढ़ीकोन से सामने आया है, जहां बस की टक्कर से पिकअप में बैठे पशु व्यापारी राशिद की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि उसके 2 साथी गंभीर रूप से घायल हो गए, जिन्हें गंभीर हालत में अस्पताल में भर्ती कराया गया है, जहां उनका इलाज चल रहा है। बताया जा रहा है कि पशु व्यापारी पशुओं को बेचने के लिए शहर जा रहे थे, तभी पीछे से आ रही बस ने उन्हें टक्कर मार दी। वहीं हादसे के बाद से आरोपी बस चालक मौके से फरार बताया जा रहा है। फिलहाल पुलिस ने बस को कब्जे में लेकर आरोपी के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया है और जांच शुरू कर दी है। ये घटना कायमगंज मोड़ पे सामने से पिकअप में और रोडवेज की सामने टक्कर हुई। इसमें मोहम्मद राशिद रायपुर खास के रहने वाले हैं, जो कि वो घायल हो गए और उसको घायल अवस्था में CHC कायमगंज लेके आए और उन्होंने उपचार के दौरान घायल की मृत्यु। क्या नाम है आपका? इसरार। पिता का नाम? फजल। कहाँ के रहने वाले हो आप? रायपुर का रहने वाला हूँ। अच्छा, ये मृतक आपके कौन है? मेरा पार्टनर था। क्या नाम है? बागवानी करता था मेरे साथ में, मेरा पार्टनर था, राशिद नाम था उसका। पिता का नाम? पिता का नाम मेहंदी हसन। कहाँ के रहने वाले हैं? रायपुर। कैसे क्या घटना हुई है? कैसे क्या घटना हुई है? अहमदाबाद जा रहे थे मवेशी लेके अपने बेचने के लिए। कहाँ से? छोटा हाथी का जो है पिकअप पूछना। फिर क्या हुआ? हाँ, फिर कहीं टेढ़ीकोन पे बताते हुआ है तो खत्म हो गए? हाँ, खत्म हो गए। राशिद। मेरा नाम इरशाद है। पिता का नाम? मेहंदी। कहाँ के रहने वाले हैं आप? रायपुर खास। अच्छा, ये घटना कैसे क्या हुई है? मृतक आपके कौन है? ये मृतक तो हमारा पड़ोसी है। क्या नाम है इसका? राशिद। पिता का नाम? पिता का नाम मेहंदी हसन है। अच्छा, कैसे क्या घटना हुई? ये लोग अहमदाबाद जा रहे थे। कौन कौन? एक अबरार उर्फ बड़े और एक रईस मियाँ, एक राशिद। ये लोग अपने 2-3 पड्डे लेके वहाँ जा रहे थे अहमदाबाद। तो इन्होंने देखा कि कुछ पड्डे जो है सही नहीं गिर रहे हैं, तो उन्होंने क्या संभाल लें, बिल्कुल साइड में एक तरफ कच्चे में खड़े करके संभाल। कहाँ पे खड़े हो गए? ये कायमगंज के आगे टेढ़ीकोन के पास। जब इन्होंने सोचा ला संभाल लें, पीछे से फुल स्पीड में बस आके उन्हें पीछे से टक्कर मार दी, जिसमें से रईस मियाँ के थोड़ी चोट लगी और राशिद की मौके पर ही दुर्घटना हो गई। अच्छा, बस चालक को पकड़ लिया गया? बस चालक भाग गया है, लेकिन गाड़ी जो है पुलिस के कब्जे में है। अच्छा, आप लोग जो है कार्रवाई करेंगे क्या? कार्रवाई तो अब मैं पड़ोसी हूँ, उनके घर वालों का कहना है कार्रवाई करेंगे, अब वो उनके हाथ में है। बुलंदशहर नगर कोतवाली क्षेत्र के ऊपर कोर्ट से चोरी का मामला सामने आया है, जहां घर में चोरी करने आए एक चोर को परिवार के सदस्यों ने चोरी करते हुए रंगे हाथों पकड़ लिया और जमकर उसकी धुलाई कर दी। परिजनों का कहना है कि देर रात उन्हें घर में शोर शराबे की आवाज सुनी, तभी उनकी आंखें खुल गईं, जिसके बाद उन्होंने चोर की चोरी करते हुए रंगे हाथों पकड़ लिया। वहीं मामले की सूचना मिलते ही मौके पर पहुंची पुलिस ने चोर को परिवार से छुड़वाते हुए हिरासत में ले लिया है और अपने साथ ले गई। यूपी बुलेटिन में इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों को जानने के लिए जुड़े रहिए एन भारत के साथ।